हेलो फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि कुछ दिनों पहले नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काफी अफरा तफरी मच गई थी। कारण ये था कि वहां का एयर ट्रैफिक कंट्रोल काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से कोई 800 फ्लाइट्स पर असर पड़ा। फ्लाइट्स उड़ नहीं पाई, फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी और इनकमिंग फ्लाइट्स को दूसरे शहरों में डाइवर्ट करना पड़ा। शुरू शुरू में एटीसी ने कहा कि ये माइनर टेक्निकल ग्लिच, लेकिन आज वो बात साफ हो रही है कि ये ग्लिच नहीं थी, ये जीपीएस स्पूफिंग का केस था। जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसकी वजह से जमीन पर हम नेविगेट करते हैं, जिसकी वजह से एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल आने और जाने वाले जहाज़ों को सही दिशा बताता है, एयर स्पेस बताता है, और ये चीज़ नहीं हो रही थी। तो जीपीएस स्पूफिंग होती क्या है? क्या ये साइबर अटैक का हिस्सा है? और एक खबर और आई नॉर्वे से। नॉर्वे ने अभी चीन से नई इलेक्ट्रिक बसेस खरीदी अपनी राजधानी के लिए, और चेकिंग के दौरान उन्हें पता चला कि इन बसेस के अंदर किल स्विच लगा हुआ है। किल स्विच का मतलब कि मैन्युफैक्चरर चाहे तो उन्हें दूर से रिमोटली ऑफ कर सकता है। ये सुनने के बाद नॉर्वे में हड़कंप मच गया। यूरोपीय देशों में बड़ी पैनिक हो गई और वहां से जिन जिन लोगों ने चाइनीज बसेस खरीदी थी वो उनके सिस्टम्स को चेक करने लगे। तो साइबर अटैक भारत के अंदर कितना बड़ी समस्या हो सकती है, कितनी बड़ी थ्रेट हो सकती है, आज ये जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ हैं स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा, जिनसे आप भली भांति परिचित हैं। ओवर टू स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अपने शो पे मुझे दोबारा इनवाइट करने के लिए। आपका जो आज का पहला सवाल है वो यही है कि जो अभी रिसेंटली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो एटीसी में एक मेजर टेक्निकल एरर हुआ था, उसका रीजन क्या था, उसकी वजह से मेजर फ्लाइट डिस्ट्रप्शंस हुई थी, और ऐसा माना जाता है कि ये जीपीएस स्पूफिंग की वजह से या किसी साइबर अटैक की वजह से हुआ था। सर, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो मेजर रीजन निकल कर आया है वो है कोर मैल फंक्शन, जो एक पर्टिकुलर सिस्टम में हुआ है, और इसे हम कहते हैं AMSS, ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम। जो AMSS होता है ये कोर कम्युनिकेशन और डेटा एक्सचेंज सिस्टम होता है जिसे एटीसी या एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूज करता है। और ये कितना इंपॉर्टेंट है ये इस चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको हम एटीसी का बैकबोन या लिटरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहेंगे, क्योंकि कोई भी एयरक्राफ्ट जब फ्लाई करता है और जो भी फ्लाइट प्लान्स वगैरह वो फाइल करते हैं वो सारे के सारे AMSS के अंदर आते हैं। उसके अलावा जो नोटैम्स वगैरह इशू करने होते हैं, कोई रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में अगर कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज चल रही है या कोई मिसाइल टेस्ट फायरिंग है या कुछ और है, वो नोटैम्स भी AMSS के थ्रू जाते हैं। एयरक्राफ्ट के जो डिपार्चर हैं, अराइवल्स हैं, डिलेज हैं, उनकी इंफॉर्मेशन भी AMSS में स्टोर होती है। अगर कोई क्लियरेंस देनी है, रूट चेंजेस होते हैं, वेदर इंफॉर्मेशन देनी है, ये सब के सब AMSS के थ्रू ही रूट होते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट सिस्टम है। अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूं तो सर, अगर मैंने कोई भी एयरक्राफ्ट फ्लाई करना है तो फ्लाइंग से पहले इररिस्पेक्टिव दुनिया में हर एक एयरक्राफ्ट जो है वो एक फ्लाइट प्लान फाइल करता है। पहले ये फ्लाइट प्लान मैनुअली फाइल होते थे, आजकल ये इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होते हैं। जब आप इनको ऑफिशियली इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करते हैं तो ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट प्लान्स होते हैं ये AMSS में जाते हैं, और AMSS से जो रिस्पेक्टिव एरिया कंट्रोल सेंटर्स हैं, ये डिफरेंट ATCs हैं, उनको ट्रांसमिट होते हैं। और ये जो पर्टिकुलर सिस्टम होता है बहुत फास्ट होता है, जो मैसेजिंग होती है इंस्टेंट होती है। और जब सर ये फ्लाइट प्लान AMSS के थ्रू रूट होते हैं तो जो टाइमिंग होता है वो कुछ ही सेकंड्स का या माइक्रो सेकंड्स का होता है, बहुत फास्ट ट्रांसमिट्स होते हैं। अगर किसी रीजन से ये जो मेजर सिस्टम है, जैसे हमने समझा कि ये बैकबोन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, अगर ये फेल हो जाता है या इसकी टेक्निकल मैल फंक्शन आ जाता है तो एक मेजर इश्यू हो सकता है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ दो चीजें आती हैं। सबसे पहले आती है इसका स्टैंड बाय सिस्टम, और अगर वो भी काम नहीं करता तो आता है मैनुअल सिस्टम। और ये दिल्ली एटीसी का टेक्निकल इशू है, इसमें जो मैल फंक्शन हुआ है वो AMSS में हुआ, और उसके बाद जो स्टैंड बाय सिस्टम था वो भी काम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से सारी एंट्रीज को मैनुअल करना पड़ा। अब मैनुअल प्रोसेस बहुत स्लो है, टाइम टेकिंग भी है, और इसके साथ साथ एरर प्रोन भी है। और खासकर अगर ये किसी हाई वॉल्यूम ATC में प्रॉब्लम आती है, जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आई है, जो रोज 1500 से ऊपर फ्लाइट्स को हैंडल करता है, तो वहां पर जो क्लियरेंसेस हैं वो बहुत स्लो हो जाती हैं, जिसकी वजह से लाइन अप हो जाता है, जिसे हम स्नोबॉलिंग इफेक्ट कहेंगे।
क्योंकि एटीसी की क्लियरेंसेस की वजह से टेक ऑफ में डिले हो रहे थे और लैंडिंग्स को प्रायोरिटी मिल रही थी, तो दोनों जगह पे लाइनअप्स होने शुरू हुए, बाहर लोग जो थे उनकी क्यूज बढ़नी शुरू हुई, इसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट जो थी वो डिले हो गई। अब सवाल ये भी आता है कि क्या इस तरह की टेक्निकल इश्यूज और भी कहीं हुए हैं या हो सकते हैं? देखिए, आंसर इज बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन इतना मेजर टेक्निकल इशू एटीसी में इंडिया में पहली बार हुआ है और ये थोड़ा सा एक वेकअप कॉल भी है, क्योंकि जो यूएस का एफएए है और यूरोप का यूरोफिन्स है, जैसे हमारा डीजीएसए वगैरह होता है, उन्होंने ऑलरेडी इन पुराने सिस्टम्स को हटा दिया है। उनके जो लेटेस्ट सिस्टम्स हैं उनके मल्टीपल बैकअप्स हैं। अगर पहला सिस्टम फेल होता है दूसरा बैकअप आता है, अगर दूसरा बैकअप फेल होता है तो एक डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन में उनका थर्ड बैकअप रेडी है, और उसके अलावा मल्टीपल जो चेक्स हैं, पीरियोडिक चेक्स हैं, वो इन सिस्टम्स पे चलते रहते हैं ताकि कभी भी मेजर सिस्टम में प्रॉब्लम ना आए। इंडिया में प्रॉब्लम यह आया कि हमारा जो स्टैंड बाय सिस्टम था वो भी रिडंडेंट है और वो भी फेल हो गया, जिसकी वजह से ये इशू आया। जबकि चेक्स, पीरियोडिक चेक्स हमारे यहां भी होते हैं, लेकिन हमें स्टैंड बाय सिस्टम क्रिएट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब सवाल यह आता है कि क्या ये कोई साइबर अटैक का केस हो सकता है? आंसर इज बिल्कुल हो सकता है, तो अभी तक कहीं पर भी ये कंफर्मेशन नहीं आई है। और वो इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई तो काफी सारे एयरक्राफ्ट जो दिल्ली और उसके अराउंड फ्लाई कर रहे थे, उनको कंफ्यूजिंग और मिसलीडिंग डेटा आने लगा अपने एयरक्राफ्ट में, जहां पे जो उनकी पोजीशन थी वो इनकरेक्ट शो होने लगी, अजीब सी टेरेन वार्निंग्स आने लगी, जो क्रिटिकल फेज होता है फ्लाइट का, जो लैंडिंग और टेक ऑफ फेज है, वहां पे लोकेशन शिफ्ट होने लगी। तो ये काफी डेंजरस हो सकता था और एटीसी ने यह वार्न किया था कि अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसे इमीडिएटली रिपोर्ट करा जाए, क्योंकि ये जीपीएस स्पूफिंग भी हो सकती है, ये एक प्रॉपर साइबर अटैक भी हो सकता है। क्या ये प्रोबेबल जीपीएस स्पूफिंग थी? इसके ऊपर एनआईए ने ऑलरेडी एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी है, उसकी रिकमेंडेशंस कुछ समय में आ जाएंगी, लेकिन अभी तक कोई भी इस पर क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि वेदर ये एक टेक्निकल इशू ही था या ये प्रॉपर जीपीएस स्पूफिंग या प्रॉपर साइबर अटैक था। लेकिन इन सारी चीजों के पीछे जो मेन हमारा प्रश्न आता है वो यही है कि जीपीएस स्पूफिंग आखिर है क्या? वर्ल्ड में डिफरेंट तरह के नेविगेशन सिस्टम्स हैं, जैसे कि जीपीएस या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उसके अलावा डिफरेंट तरह के जीएनएसएस या ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम्स जो होते हैं, जिसमें ग्लोनास आता है, बीडू आता है, गैलीलियो आता है, और ऐसे और भी सिस्टम्स हैं जो डेवलप हो रहे हैं। और ये सारे के सारे वर्क करते हैं मल्टीपल सैटेलाइट्स के थ्रू, जिनके थ्रू मल्टीपल रेडियो सिग्नल्स अर्थ पर जाते हैं, और जो रिसीवर्स होते हैं, चाहे वो फोन हो, कार हो, कोई एयरक्राफ्ट हो, कोई शिप हो या कोई ड्रोन वगैरह हो, वो सारे इन सिग्नल्स को लेते हैं, इन्हें प्रॉपर कैलकुलेट करते हैं और आपको सही टाइम और पोजीशन बताते हैं। अब जीपीएस स्पूफिंग इन सिंपल टर्म्स एक ऐसा मेथड है जिसमें डेलिबरेटली जो रिसीवर है उसको गलत, मिसलीडिंग या फेक सिग्नल्स जो हैं वो सेंड करे जाएं, जिससे वो अपनी पोजीशन या टाइम को लेकर कंफ्यूज हो जाए, उसे लगे वो कहीं और है और टाइम कुछ और है। बेसिकली रिसीवर होता है, इट इज ट्रिक्ड इनटू ट्रस्टिंग फेक सिग्नल्स। अब कई लोग जैमिंग और स्पूफिंग को कंफ्यूज कर जाते हैं। जैमिंग का सिंपल मतलब है कि आपने सिग्नल को पूरी तरह से जैम कर दिया ताकि रिसीवर उसे रिसीव ही ना कर पाए। ये बेसिकली एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक होती है और इस केस में जो रिसीवर होता है उसे पता भी लग जाता है। लेकिन जो स्पूफिंग है वो काफी डेंजरस होती है। उसे आप समझ लीजिए जैसे एक पुराना फाइटर एयरक्राफ्ट है और एक करंट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। तो स्पूफिंग है वो एक स्टेल्थ टेक्निक है जिसमें सिग्नल्स तो जा रहे हैं लेकिन वो सिग्नल डेलिबरेटली गलत जा रहे हैं, जिसकी वजह से रिसीवर कंफ्यूज हो जाता है और ये चीज बहुत डेंजरस हो सकती है। जीपीएस स्पूफिंग के बहुत सारे टारगेट्स हो सकते हैं। काफी सारी शिप्स, मिलिट्री जो इक्विपमेंट है, जैसे हमारे ड्रोन्स, हमारे एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, फाइटर्स, यूएवीज और ड्रोन्स। इसके अलावा हमारे मोबाइल फोन्स, हमारे जो मेजर फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेलीकॉम नेटवर्क्स है, ये सब जीपीएस स्पूफिंग का शिकार हो सकते हैं। और ऑफ कोर्स जो लोग ये कर रहे हैं वो ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ करते हैं। बहुत टेक्निकल माइंड्स चाहिए इसके पीछे। ये सैबोटाज की एक बहुत अच्छी टेक्निक आज के समय में डेवलप हो गई है और इसे मिलिटरीली बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। दो सिविल वर्ल्ड में भी इसका अब बहुत ज्यादा यूज करा जाने लगा है। इसके सर काफी सारे केसेस तो बहुत करंट वॉर्स में भी निकल कर आए हैं, जहां पे अभी जब रशिया यूक्रेन वॉर में काफी सारे रशियन ड्रोन्स जो थे, जब वो यूक्रेन में थे तो काफी सारे ड्रोन्स जो थे वो बॉर्डर क्रॉस करके बाकी जो नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज थी वहां पर चले गए, जैसे पोलैंड वगैरह, जहां पर बहुत ज्यादा इसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। उनकी पूरी मिलिट्री और उनकी पूरी एयरफोर्स एक्टिवेट हो गई थी और उसके बाद रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि यूक्रेन में और उनकी अपनी कंट्री में भी जो पूरा एनवायरनमेंट है उसमें स्पूफिंग इस समय फुल फ्लेजेड चल रही है, जैमिंग फुल फ्लेजेड चल रही है। इस केस में अगर ड्रोन्स या स्पेशली स्वॉर्म ड्रोन्स भेजे जाते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब स्पूफिंग होती है, तो वो अपना रास्ता भटक के कहीं भी जा सकते हैं। हो सकता है कुछ पर्टिकुलर ड्रोन जो थे वो बॉर्डर क्रॉस करके पोलैंड की साइड पे भी चले गए हैं। ऑफ कोर्स कई केसेस में तो आप जीपीएस स्पूफिंग को पहचान सकते हैं, लेकिन कई केसेस में हो सकता है आप इसको ना पहचाने। इसलिए इसको काउंटर करने के लिए भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं। स्पेशली मिलिटरीली ये सिस्टम्स अब यूज किए जा रहे हैं, जिसमें
एक जीपीएस के ऊपर ही सोलली रिलाय नहीं करा जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जैम या स्पूफिंग प्रोन है। इसलिए स्पेशली जिन मिलिट्री सिस्टम के अंदर जीपीएस का यूज करा जाता है, उनके अंदर आप इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स, डिफरेंट तरह के रेडार्स और उसके अलावा मैनुअली भी चीजों को यूज करने की पूरी प्रैक्टिस जो है वो ऑपरेटर्स को होती है। इसका क्लासिक एग्जांपल से मैं अपना पर्सनल दे सकता हूं कि जब मैं एयरफोर्स में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्लाई करता था, तो एक समय में हमारे पास एक्चुअली में मेजर जीपीएस सिस्टम्स नहीं थे। उस समय हम अपनी बेसिक नेविगेशन पे ही डिपेंड करते थे और मोस्टली वो मैनुअल होती थी। हाउएवर धीरे धीरे जीपीएस आने लगा, हमारी रिलायबिलिटी भी उस पर बढ़ने लगी, लेकिन काफी केसेस में जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते थे, हमारे साथ जो लोग होते थे, हम ये इमरजेंसीज प्रैक्टिस करते थे कि अगर जीपीएस फेल हो जाता है तो मैनुअली हम उसे कैसे ऑपरेट करेंगे। हाउएवर आज के केस में मैनुअल से पहले भी बहुत सारे जो बैकअप सिस्टम्स हैं वो मिलिटरीली अब यूज हो रहे हैं और ये अब बहुत सारे सिविल एयरक्राफ्ट वगैरह में भी अप्लाई करे जा रहे हैं। उसके अलावा डिफेंस फोर्सेज में अब इनक्रिप्टेड जो सिग्नल्स होते हैं उनका यूज किया जाता है, जिससे एकदम पता लग जाता है कि जीपीएस स्पूफिंग या जैमिंग करी जा रही है या नहीं। इसके अलावा आज की डेट में बहुत सारे नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम्स का यूज हो रहा है, जैसे RAIM यानी रिसीवर ऑटोनोमस इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग, जिसमें अगर कोई भी ऐसी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज होती है उस सिस्टम की तो एकदम अलार्म रेज हो जाता है। स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा, अक्सर हम ये सुनते हैं कि साइबर अटैक एक तरीके की बहुत बड़ी त्रासदी ला सकता है। भारत में जो कुछ चल रहा है, हो रहा है, एक झटके में बंद किया जा सकता है। पीस टाइम में, वॉर टाइम में इसके परिणाम बड़े घातक हो सकते हैं। मैं चाहूंगा रेड ओवर ग्रीन के दर्शकों के लिए आप पीस टाइम और वॉर टाइम मंजर को थोड़ा डिस्क्राइब करें, एक्सप्लेन करें कि अगर साइबर अटैक होता है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो आपका दूसरा सवाल यही है कि इंडिया में साइबर अटैक का जो रिस्क है वो कितना बड़ा है और इससे क्या क्या एक्चुअली में डैमेज हो सकता है। काफी लोगों को ये नहीं पता होगा, लेकिन इस कंट्री में मिलियंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इश्यूज हर साल होते हैं। हमारी जो नेशनल CERT है यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, उसने 2023 में अकेले 1.6 मिलियन से ऊपर साइबर अटैक्स को हैंडल किया था। और जो नेशनल थ्रेट रिपोर्ट्स है वो ये बताती हैं कि ये जो पर्टिकुलर अटैक्स हैं ये हर साल बढ़ते जा रहे हैं और जो अटैकर्स हैं वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं और अब वो बहुत एडवांस AI का भी यूज कर रहे हैं। तो ये चैलेंजेस फर्दर बढ़ रहे हैं और ये जो पर्टिकुलर अटैक्स हैं कभी कभी नहीं, हमारे देश में हर रोज होते हैं, मल्टीपल जगहों पे होते हैं, मल्टीपल फॉर्म्स में होते हैं। अब सवाल ये है जो साइबर अटैक्स हैं ये कहां पे होते हैं और किस किस तरह का डैमेज कॉज कर सकते हैं। सबसे कॉमन और सबसे एक्सटेंसिव जहां पर साइबर अटैक्स होते हैं वो हैं आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, NBFCs, फिनटेक्स, डिफरेंट तरह के पेमेंट गेटवेज, जिनके बारे में आप सुनते ही रहते हैं कि कितने तरह के साइबर अटैक्स और फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो हैं वो इस कंट्री में चल रहे हैं। और रिसेंट गवर्नमेंट रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में डिफरेंट साइबर अटैक्स की वजह से बिलियंस ऑफ रुपीस के लॉसेस होते हैं। जो नेक्स्ट है वो हमारा टेलीकॉम और कम्युनिकेशन सेक्टर। अगर इस तरह के सिस्टम्स को कोई माइनर भी हाईजैक कर ले तो ये मिलियंस ऑफ लोगों को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा बहुत सारे हेल्थ केयर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, लैब्स हैं, उनमें अगर साइबर अटैक होता है तो बहुत सारे लोगों की जान खतरे में आ सकती है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड हैं, जो कंप्यूटर से ऑपरेट होते हैं, AI से ऑपरेट होते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अगर वहां पर साइबर अटैक्स होते हैं तो मल्टीपल सर्विसेज जो है वो एकदम रुक सकती हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट्स वगैरह के ऊपर जहां पे पेमेंट गेटवेज होते हैं वहां पर फ्रॉड्स के जो केसेस हैं वो बहुत कॉमन आते हैं, डेटा लीक के केसेस बहुत कॉमन होते हैं। और रिसेंटली जो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्रीज हैं उनमें ये अटैक्स ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उन लोगों में जो साइबर सिक्योरिटी होती है उसके ऊपर ध्यान होता है वो काफी कम होता है। उनको लगता है शायद हम इतने वल्नरेबल नहीं है जितने बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। अब ऑफ कोर्स ये बात है, अगर किसी मेजर बिजनेस में इस तरह के अटैक्स होते हैं, किसी भी तरह का वो हो सकता है, छोटा बड़ा, कोई हॉस्पिटल्स हैं, कोई फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज हैं, तो उसमें प्रोडक्शन हैम्पर होती है, करोड़ों रुपए का लॉसेस हो सकते हैं और इसकी वजह से जो कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है, उसके ऊपर जो रिलायबिलिटी है, वो इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि जो बायर होता है फिर वो ट्रस्ट नहीं कर पाता उस पर्टिकुलर ब्रांड को, उस पर्टिकुलर कंपनी को। ऑल्सो इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस में लाखों करोड़ों लोगों का प्राइवेट डेटा जो होता है वो स्टोर्ड होता है और ये आज की डेट में सबसे बड़ा रिस्क बन गया है, क्योंकि अगर किसी के हाथ में ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लग जाती है तो वो इसका किसी भी तरीके से यूज कर सकता है। और इसमें सिर्फ फाइनेंशियल खतरा ही नहीं, लाइव थ्रेट भी आता है। इसके अलावा ये तो हम जानते हैं कि अगर गवर्नमेंट के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट नेटवर्क्स, पावर सिस्टम, ट्रांसपोर्ट्स, डिफेंस, तो ये पब्लिक सिक्योरिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को दोनों को बहुत एक्सट्रीम इंडेंजर कर सकता है। सर अब साइबर अटैक जो है वो मल्टीपल तरीके से करे जा सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देते हैं, काफी टेक्निकल इशू है लेकिन छोटे से एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल फिशिंग सबसे कॉमन तरीका है।
जहां पर आप लोगों को ट्रिक करते हैं कि वो कोई पासवर्ड क्रिएट करें या किसी पर्टिकुलर मैलिशियस लिंक को क्लिक करें, और जैसे ही आप करते हैं आपको पता है क्या होता है। उसके अलावा अगर कोई वीक पासवर्ड्स क्रिएट करता है, जिसे हम क्रेडेंशियल थेफ्ट कहते हैं, तो उन पासवर्ड्स को इजीली हैक करा जा सकता है और उससे सारी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। नेक्स्ट आता है रैंसमवेयर, यानी कुछ इस तरह के मैलवेयर्स तो आपके पूरे डेटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं और फिर वो आपसे मनी डिमांड करते हैं। इसके अलावा सप्लाई चेन्स में अटैक्स, जो किसी वेंडर या सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर के ऊपर करे जाते हैं, और ऑफ कोर्स इससे फिर कस्टमर्स इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा अगर किसी सॉफ्टवेयर में बग्स वगैरह हैं, उसको इग्नोर कर दिया तो वो प्रॉब्लमैटिक होते हैं। और जैसा हमने देखा कि ये सारे जो स्कैम्स हैं ये अब और इंटेंसिटी से आ रहे हैं, क्योंकि एआई जो है वो अब आ चुका है, जिसकी वजह से ये जो सारे नेटवर्क्स हैं और स्पीड से एक्टिवेट कर रहे हैं, इनके पास और ज्यादा इम्यूनिटी आ गई है, स्ट्रेंथ आ गई है ऑपरेशंस की। और उतनी ही स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी जो है ये जिनके ऊपर अटैक कर रहे हैं उनको डेवलप करने की अब जरूरत है। और जैसा हमने देखा कि जो हमारी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जो प्राइवेट बॉडीज हैं, जो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, सब ने जब इसका पूरा आकलन लिया तो उनको पता लगा कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के लॉसेस हर साल इस कंट्री को होते हैं इन पर्टिकुलर साइबर अटैक्स की वजह से। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस कंट्री में आता है, इंडिया में आता है, और क्यों इंडिया बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में वन ऑफ द हाईएस्ट एक्सपोज्ड कंट्री है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इज यहां की ह्यूज पॉपुलेशन। जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन होगी तो ऑटोमेटिकली उतना ज्यादा जो आपका डिजिटल फुटप्रिंट है वो बढ़ेगा। करोड़ों लोग जब मोबाइल्स को ऑपरेट करेंगे, कंप्यूटर्स को ऑपरेट करेंगे, सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली जीपीएस को ऑपरेट करेंगे, तो उतना ज्यादा बड़ा ग्राउंड बन जाता है प्ले करने के लिए। और इनमें से मैक्सिमम जो लोग हैं उन्हें नहीं पता कि अपने को प्रोटेक्ट कैसे करना है। उसके अलावा वर्ल्ड में जो हाईएस्ट डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है यूपीआई के थ्रू, वो इंडिया में होती है, जहां पे गवर्नमेंट तो पूरी कोशिश करती है कि वो यूपीआई में अपने को प्रोटेक्ट कर पाए, लेकिन जो यूजर्स होते हैं उन्हें नहीं पता अपने को कैसे बचाना है। जो साइबर सिक्योरिटी है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट बनता जा रहा है। इसकी वजह से इतनी बड़ी कंट्री को हैंडल करने के लिए, जो साइबर सिक्योरिटी इश्यूज उनको हैंडल करने के लिए जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो इंडिया में बहुत बिग टाइम लैक करते हैं। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन इस कंट्री में चलती हैं बिजनेसेस में, अभी भी जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं वो इन सिस्टम्स के ऊपर इतना रिलाय नहीं करते हैं, या वो इन पे इतना बिलीव नहीं करते, उनको लगता नहीं है कि ऐसा कभी कुछ होगा उनके साथ। और जैसे मैंने बताया कि जिस तरह से एआई डेवलप हो रहा है तो जो रिस्क है वो और ज्यादा बढ़ गया है इंडिया में। और सर एक लास्ट सवाल यही है कि अगर इंडिया में ये अटैक इतने हो रहे हैं तो इंडिया इनसे किस तरह बच सकता है, और क्या क्या तैयारियां जो हैं वो अभी प्रेजेंट में हमारी हैं। एक्चुअली में जिन लोगों को नहीं पता, इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस हैं, टीम्स हैं, सिस्टम्स हैं और पूरी पूरी बॉडीज हैं जो ऐसे हजारों लाखों थ्रेट्स को सिर्फ हैंडल कर नहीं सकती बल्कि रेगुलर बेसिस पे करती है। फॉर एग्जांपल हमारी जो ऑफिशियल नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, सीईआरटी है, वो सारी की सारी जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, हमारी मिनिस्ट्रीज हैं, उनमें कोऑर्डिनेटेड तरीके से जो अटैक्स हो रहे हैं, इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, उनको हैंडल करती है। जैसे भी हमने देखा कि 2023 में ही सीईआरटी ने 1.5 मिलियन से ऊपर साइबर अटैक्स को हैंडल किया और फेल किया, जो इटसेल्फ में उनकी क्रेडिबिलिटी को दर्शाती है। और जैसे हमने देखा कि हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो ऐसा नहीं है कि बाकी कंट्रीज में अटैक्स नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। लेकिन इमेजिन करिए एक कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया, जहां की पॉपुलेशन ही सिर्फ 2.5 करोड़ है, जो हमारी एक सिटी की पॉपुलेशन होती है या एक छोटे से स्टेट की पॉपुलेशन है। तो अगर वहां पर साइबर अटैक्स हो भी रहे हैं तो उनको वो एक बहुत लार्ज स्केल पे हैंडल कर सकते हैं एज कंपेयर टू हमारी कंट्री, जहां पर पॉपुलेशन इतनी बड़ी है और हमारे को जो सिक्योरिटी पर्सनल्स चाहिए, इसके लिए सिस्टम्स चाहिए, वो अनबिलीवेबल लेवल पे चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है अब वो प्रॉपर नेशनल थ्रेट रिपोर्ट्स को पब्लिश करती है, ताकि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, टेलीकॉम कंपनीज वगैरह हैं, वो अवेयर हो सकें कि किस किस तरह के थ्रेट्स डेवलप हो रहे हैं, और वो अपनी कंपनी के अंदर इन पर्टिकुलर एक्सपर्ट्स को, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर सके ताकि वो इन चीजों से बच सके। इसके अलावा हमारी कंट्री में जो हाई वैल्यू सिस्टम्स हैं, जैसे पेमेंट नेटवर्क्स हैं, बैंकिंग, एनर्जी, ये जो पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं, अगर इनमें कोई मेजर अटैक होता है तो हमारी कंट्री में इनको आइसोलेट करके कंटेनमेंट मेजर्स लिए जाते हैं। 2024 में ये हमारे एनपीसीए में एक मेजर अटैक हुआ था, जिसे आइसोलेट करके फिर उस अटैक को न्यूट्रलाइज करा गया है, जिससे इन पर्टिकुलर सर्विसेज का जो एक्चुअल इंपैक्ट है, क्रेडिबिलिटी है, वो पता लगती है। और इन पर्टिकुलर साइबर अटैक्स को हैंडल करने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, बहुत सारे टॉप आईटी इंस्टीट्यूशंस भी साथ मिलकर काम करते हैं। सिस्को की एक रिपोर्ट में भी पता लगा है कि सिर्फ 7% इंडियन टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं जो वर्चुअली पूरी तरह से रेडी हैं साइबर अटैक्स या किसी भी तरह के साइबर अटैक को हैंडल करने के लिए। इसका मतलब है अभी भी मेजर जो लोग हैं उनके पास या तो बिल्कुल कोई सिक्योरिटी नहीं है या बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी है थ्रेट्स को हैंडल करने के लिए। इसलिए इस कंट्री में जो स्केल अभी चाहिए हमारे को साइबर सिक्योरिटी का, वो बहुत बड़ा है।
सर इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि अगर सच में कोई बहुत बड़ा अटैक होता है तो हम उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। देखिए अब जैसा भी आपने देखा कि अगर ऐसा कोई अटैक होता है तो हमारे मल्टीपल जो सेटअप्स हैं वो रेडी हैं इन अटैक्स को हैंडल करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर वो किसी बैंक के ऊपर हुआ तो उस बैंक के सिस्टम्स को ऑफलाइन जाना पड़ेगा, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि जो लाखों लोग उन सिस्टम्स को यूज कर रहे होते हैं वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, जिससे जो बिजनेस है वो सफर करता है। इसके अलावा अगर इंडिया में साइमल्टेनियस तरीके से मल्टी सेक्टर अटैक होते हैं, ये एक हमारी कंट्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा और मेरे हिसाब से हमारी कंट्री को इसके लिए रेडी रहना चाहिए, इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। जिस तरह हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, जब वो इंटर सर्विसेज तीनों सर्विसेज की लाइव एक्सरसाइजेस करती हैं तो वो यही चेक करती हैं कि आपस में कोऑर्डिनेशन कैसा है, हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हमारे लूप होल्स क्या हैं। तो हमारी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं अगर वो रियल टाइम ऐसे साइमल्टेनियसली साइबर अटैक्स को स्टिमुलेट करती है तो ऑटोमेटिकली ये पता लग जाएगा कि हमारे लूप होल्स क्या हैं और क्या हम केपेबल हैं इन पर्टिकुलर थ्रेट्स को हैंडल करने के लिए। नहीं है तो उन्हें हम फिक्स करें और कल को अगर बड़े अटैक्स होते हैं तो वी शुड बी रेडी। एक शॉकिंग फिगर में बताना चाहूंगा सर, अभी रिसेंट जो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स आई हैं उसमें बताया गया है कि सिर्फ एक साल में इस कंट्री में साइबर अटैक्स और साइबर फ्रॉड्स की वजह से अप्रॉक्सीमेटली 23,000 करोड़ के लॉसेस हुए। ये फिगर किसी भी कंट्री के लिए बहुत स्टैगरिंग है। सर एक नेवर एंडिंग टॉपिक है, बहुत टेक्निकल है, इस पे हम और भी आगे जा सकते हैं, लेकिन आई होप जो बेसिक आंसर्स थे वो हमारे लिसनर्स को इसमें मिल गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो सर। रेड ओवर ग्रीन के दर्शकों के बिहाफ पर मैं शुक्रगुजार हूं स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा का, जिन्होंने इतने जटिल मुद्दे पर और जितने इंपॉर्टेंट मुद्दे पर जो कि देश को रोक सकता है, देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभर सकता है, उस पर प्रकाश डाला और हमें ये चेताया कि साइबर अटैक से बचना, साइबर अटैक से बचने की तैयारी करना एक नेशनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना, बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।